और दूसरे से निकाल कर चले गए, कार्यक्रम समाप्त। ऐसा नहीं है, अपना ये विश्वविद्यालय है और यहाँ पर सिखाने का काम होता है। तो कोई भी 2 या 3 स्टूडेंट्स वो क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, जिसको बोलना है, जो आप आपस में बोल रहे हो ना, उसको नहीं सुनाना है जिससे आप पूछ रहे हो, जिसको सुनाना है उससे। नहीं, बहुत सारे नहीं के साथ थे। तो इसका कारण ये था कि 7 में से 2 तो कभी आए नहीं, 2 बीमार थे, एक विदेश चले गए, एक ने इस्तीफा दे दिया, वो अकेले बचे। लेकिन कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली आपको? और मैं इसको बाद में थोड़ा विस्तृत रूप में बताऊंगा। और क्या सुनना चाहते? इसका मतलब कुछ भी सुनना नहीं चाहते। तो डॉक्टर प्रजापति जी, कार्यक्रम मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है जब कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। सब लौके हैं ना, और लौके नहीं है तो इस देश में अगर रहना तो लौ को तो जानना पड़ेगा। चलिए, तो बाद में पूछेंगे, मैं लगभग 20-25 मिनट बोलूंगा, उसके बाद में। तो इस आज के इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक डॉक्टर प्रोफेसर प्रजापति जी, हमारे DSW डॉक्टर तोमर साहब, सभी फैकल्टी, प्यारे विद्यार्थी। हम 2 प्रकार की बातों पर चलते हैं। एक तो जो हम सुनते हैं उसको आगे बढ़ा देते हैं, दूसरा हम जो पढ़ते हैं उसको आगे ले जाते हैं। तो इसको हमने कहा है या तो श्रुति या स्मृति। लेकिन इसके बीच में, जो कि आज डॉक्टर साहब का कल जन्मदिन था और पूरे देश में उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं आपसे, लेकिन आपसे उत्तर मत देना कि डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आप क्या जानते हैं। आप लिख लेना कि आप क्या जानते हैं, और जो संविधान उन्होंने बनाया उसके बारे में क्या जानते हैं, वो लिख लेना आप अपनी डायरी में। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत सारी बातें केवल सुनी सुनाई होती है और अफवाहें चलती हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध अफवाह है, मजाक में एक चुटकुला है, कौवा कान ले गया। सुना है सबने कि तेरा कान कौवा ले गया, और हर किसी को लगने लगता मेरा कान तो कौवा ले गया। लेकिन जब अपने हाथ को अपने कान के पास नहीं ले जाते, चेक नहीं करते कि कौवा कान ले गया कि नहीं ले गया, लेकिन अधिकतर को लगता है कि कौवा कान ले। तो ये फैक्ट चेकिंग की अभी बात पिछले 4-5 सालों से होने लगी। दूसरे जो सो कॉल्ड साइंस है, जिसको आज पॉलिटिक्स को भी साइंस कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और ये आपका विषय है, इसको कहते हैं कि ये एविडेंस बेस्ड है, ये डेटा बेस्ड है। और एविडेंस कैसे कैसे कि कौवा काला होता है। अब कौवा काला होता है, ये बात तो सही है, लेकिन मैक्स मुलर जैसे लोगों ने ये कहा कि जो भी चिड़िया काली है वो कौवा है। तो निष्कर्ष निकालते हैं इन बातों के आधार पर
बात कुछ होती है और बनानी कुछ और जाती है। पूरी बात सुनते भी नहीं है, पूरी बात पढ़ते भी नहीं। एक ऐसी स्कूल था, सब बड़े बच्चे को तो सुनाया जा सकता है चुटकुला, और समझाने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये चुटकुला समझा और मेरी बात ये छोटी छोटी कौवे वाली कान वाली बातें समझी, तो आपको अम्बेडकर तभी समझ में आएंगे और संविधान भी तभी समझ में आएंगे। अदरवाइज LLB क्या LLM करने के बाद और जज बनने के बाद भी ये बात समझ में आ जाए, ये दोनों समझ में आ जाए, इस पर मैं डाउट करता हूं। जज बना जा सकता है, एग्जाम दिया जा सकता है लॉ करने के बाद, लेकिन इन दोनों को समझा नहीं जा सकता। तो एक ऐसी गुरुकुल था, गुरुकुल में एक स्टूडेंट आया दौड़ता हुआ, गुरुजी कहा बच्चा कि शहर में पिक्चर आई है, अब तो हम पिक्चर देखने जाएंगे, आप तो पिक्चर देखने के लिए मना करते हो, और आप जिसके भक्त हो उन्हीं के नाम की पिक्चर आई। कौन सी पिक्चर है बच्चा? हनुमान आई। और चूंकि गुरुजी तो हनुमान जी के भक्त थे, सारी पिक्चर्स को मना करते थे, कोई मूवी नहीं देखेगा, लेकिन हनुमान जी की आई है तो देखी जा सकती है। अब सारे बच्चों को लेके गुरुजी पिक्चर हॉल गए, वहाँ सारी पिक्चर्स का जैसा पहला सीन होता है, वहाँ हनुमान जी की या किसी देवी देवता की पहला जो सीन होता है दिखाया जाता, सबने ताली बजाई, वाह हनुमान पिक्चर देखी। लेकिन जैसी जैसी रील आगे बढ़ी, वहाँ कुछ और दिखने लगा। अब टीचर को शक हुआ, गुरुजी को शक हुआ कि बच्चे कौन सी पिक्चर है, कि गुरुजी ये हनुमान है। तो पड़ोस में दूसरा वाला कोई बैठा था, उसने कहा तुम क्या देखने आए हो? कि हम तो हनुमान जी देखने आए हैं, हनुमान पिक्चर। वो पड़ोसी बोला कि हनुमान नहीं, हनीमून है। तो कभी कभी हमको समझने में, शब्दों के मीनिंग ऑफ द मीनिंग समझने में देरी हो जाती है। हम जल्दबाजी में जो शब्द हैं उनके अर्थ नहीं समझ पाते और हम गलती कर बैठते। तो ऐसा ही शब्द है संविधान। सम माने क्या होता है? बराबर। और विधान माने क्या होता है? नियम। तो जहां सबके लिए बराबर नियम हो वो संविधान। लेकिन क्या आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत की पहली सरकार के कानून मंत्री थे? आपको पता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया था? बताओ किस बात पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली सरकार से इस्तीफा दिया था? आप सब तो लॉ के विद्यार्थी, और वो पहली बात ये थी क्योंकि संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कॉमन सिविल कोड लाना चाहते थे। अगर किसी संविधान में कॉमन सिविल कोड नहीं है तो क्या वो संविधान है? इन विषयों पर आपको थोड़ा गहरे में अध्ययन करना। और वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका ये बिटिया पूछ रही थी उसके अध्यक्ष थे, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या क्या बहस हुई है और उस बहस के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे, बाकी सदस्य क्या चाहते थे और क्या वास्तव में लिखा गया, इन सब का आपको अध्ययन करना।
लेकिन ये सब बातें तब समझ में आएंगी जब आपको डॉक्टर अंबेडकर जी समझ में आए। कोई स्टूडेंट्स मुझे बताएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास कितनी डिग्रियां थी? 30। उन्होंने कितनी पुस्तक लिखी थी? 18। उनके घर में कितनी पुस्तकें थी? 80,000। वो पर डे कितना पढ़ते थे? 18 घंटे। तो जो लोग 18 मिनट भी ना पढ़ते हों, जिनके घर में 80,000 की जगह 80 तो क्या 8 पुस्तकें भी ना हों, और जो 32 डिग्री की जगह 1 डिग्री भी जैसे तैसे कर पाते हों, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझेंगे? समझना मुश्किल है। ये जो उनकी 32 किताबें थी, इन 32 किताबों में क्या आपको पता है कि इन 32 किताबों के मेन थीम क्या क्या थी? किन विषयों पर उन्होंने लिखी? कोई स्टूडेंट बताए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किस कारण हम जानते हैं? कोई एक स्टूडेंट बताए, एक कोई हाथ खड़ा करे। और कोई? देखो, जो बहरीन ने बताया, इन विषयों पर 32 में से 18 में से केवल 3 किताबें उनकी हैं। बाकी 15 किताबें किस पर है? भारतीय सभ्यता पर। किस पर? भारतीय सभ्यता। सभ्यता। अब तो पढ़ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र हम लोगों के सामने जो रखा गया है वो थोड़ा सा अधूरा है। उनकी जिंदगी का एक पक्ष रखा गया। किसी की भी जिंदगी के मिनिमम 6 डायमेंशंस होते हैं, तो उनमें केवल एक डायमेंशन उनका रखा और बाकी 5 डायमेंशंस उनके नहीं रखे। आपको जैसे ये पता है कि वो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन क्या वास्तव में वो लॉ मिनिस्टर बनना चाहते थे? किसी ने पढ़ा है वो क्या बनना चाहते थे? कौन सा मिनिस्ट्री लेना चाहते थे? नेहरू जी से उनकी जो वार्ता हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से जो वार्ता हुई थी, उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिलने की बात थी? वो कौन सा चाहते थे? तो वो फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते। और उनकी अधिकतर किताबें जो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, आज आप ट्रम्प का जो सब सुन रहे हो ना ड्रामा, इसको उन्होंने उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोल दिया था और किताब लिख दी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी उन्होंने किस लिए लिखी थी? क्योंकि उनको पता था 2025 में ये समस्या दुनिया में आएंगी। 25 का ऐसा नहीं लिखा हुआ, मतलब फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी? क्योंकि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आता है। एक राजा हुआ है भारत में, और सबसे आप इंडिया में 3 नाम के आगे महान लगता है। उसका नाम था अकबर महान। आपको पता है, जो अम्बेडकर की बुक है उसमें तो ये नहीं लिखा, लेकिन मैं कोरिलेट करके बताता हूं। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। अकबर के जमाने में
चावल कितने का आता है? 1 किलो चावल कितने का आता है? खरीदा 50 रुपये में, छोट जो सरकारी जो जाता है फिर वो बिकता है वो 50। 1 किलो घी कितने का आता है? देसी घी 12। 1 किलो गेहूं कितने का आता है? और अगर आप मैं ये पूछूं कि भाई कितने डॉलर का आता है, तो आप उसको कन्वर्ट करें। और अकबर कितने साल पहले हुए? पौने 500 साल। अकबर के जमाने में इसी भारत में 1 रुपए में 110 किलो गेहूं आता था, 80 किलो बासमती चावल आते थे। किलो नहीं होता था, शेर कहते थे इसको। 15.25 शेर देसी घी आता था, 29.25 शेर खांड आती थी। और अब पलट गए और दुनिया पे डॉलर हावी। तो इसको जब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानना चाहें तो उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पढ़ें। और एक तो ये था कि उनको पता था कि दुनिया में डॉलर के नाम पर शोषण। आज कोई अमेरिकन चाहे तो 2 महीने की तनख्वाह में 2 महीने इंडिया घूम जाए, और हमको अमेरिका जाने के लिए 2 साल की तनख्वाह चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का अलग प्रकार का शोषण। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। अच्छा, भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया। चिड़िया क्यों कहा? लॉयन क्यों नहीं कहा? कबूतर क्यों नहीं कहा? गाय क्यों नहीं कहा? क्यों? गाय को तो सब मानते थे। इसलिए कि भारत का कोई भी राजा या भारत का कोई भी व्यापारी जो व्यापार करता था और दूसरे देशों के व्यापारियों से मिलता था, तो उसको मोमेंटो देने का एक परंपरा थी। तो वो जो मोमेंटो होता था वो एक गोल्डन ईगल होती थी, गोल्ड की बनी हुई एक ईगल होती थी। इसलिए चूंकि उन देशों में सब मोमेंटो हमारे गए थे, तो वो गाय के नहीं गए, लॉयन के नहीं गए, बैल के नहीं गए और घोड़े के नहीं गए। भाई हमारे जो अर्थव्यवस्था के 2 आधार हैं। अशोक की लाट देखी है, उसमें क्या है? आप तो रोज देखते हो ना उसको, संविधान को। तो उसमें क्या है? घोड़ा है और बैल है, और आज दोनों ही नहीं है। तो हमारी इकोनॉमी का बेस्ड क्या थे? घोड़ा और बैल। तो हम मोमेंटो घोड़ा बना के भी दे सकते थे गोल्ड का, हम बैल का भी दे सकते थे, हम गाय का भी दे सकते थे, और हम सबके नाम के आगे, जितने आप बैठे हो सबके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है। कोई सा सिंह है, कोई। तो चूंकि हम शेर रहे हैं, हम लड़ाका कौम रहे हैं, इसलिए सिंह लगा हुआ है। तो शेर बना के भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमने चिड़िया दी थी। इसलिए भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। ये सोने की चिड़िया कैसे बना? यहां होता था भारत में कितनी सोने की खदानें? मुश्किल से एक ही है, और उसमें भी निकलता नहीं है। गाना तो है मेरे देश की धरती उगले हीरे मोती, पर कहां उगलती? तो ये सोना कहां से आता था? तो ये जो सोना आता था कि हमारे, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे, उन लोग वो जो अपने अपने झोपड़ियों में, अपने अपने कुटीर में जो उद्योग करते थे, वो जो प्रोडक्ट्स पैदा करते थे, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसके एक्सपोर्ट के बाद भारत में गोल्ड आता था। भारत में गोल्ड कब आता था? जब यहां से काली मिर्च जाती थी,
जब यहाँ से बाकी मसाले जाते थे, जब यहाँ से कपड़े जाते थे, कॉटन के कपड़े जाते थे, जब यहाँ से ढाका की मलमल जाती थी, और जब यहाँ से छोटे छोटे कारपेंटर्स के द्वारा, लोहारों के द्वारा, जब यहाँ की बनी हुई तलवारें यहाँ के लोहार बना के भेजते थे जिसमें जंग नहीं लगते थे, तो यहाँ के 18 जो विद्यालय यहाँ पर उस समय वहाँ के भारत की यूनिवर्सिटीज़ में 18 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 18 सब्जेक्ट्स। उसके बाद जो हम एक्सपोर्ट करते थे, तो एक्सपोर्ट के बदले क्या आता था? अब ये कौन बनाते थे? ये क्राफ्टमैन बनाते थे, और उनको उनका प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर जी करते थे। इसलिए उन्होंने पहली पुस्तक ही लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, क्योंकि जो दुनिया में बदलाव आते हैं उससे बदलाव से किस पे फर्क पड़ता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बाद मान लो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो मैन्युफैक्चरर हैं उन पर पड़ेगा। तो भारत में अधिकतर जो लोग हुआ करते थे वो क्राफ्टमैन हुआ करते, और क्राफ्टमैन की सुरक्षा के लिए, और समुद्र में समुद्री लुटेरे न लूट ले उनकी सुरक्षा के लिए, और जो सोना भारत के घरों में इकट्ठा होता था, वेलसंग ने लिखा है, फायर ने लिखा है कि भारत के घरों में तो सोना ऐसे पड़ा रहता था जैसे आजकल आलू पड़े रहते हैं, और सोने के सिक्के गिने नहीं जाते थे, ये तराजू में तुलते थे, गिने नहीं जाते थे, कोई गिनता नहीं था सोने को। इतना सोना भारत के घरों में होता था, और भारत की महिलाओं को आधा किलो सोना तो हर कोई महिला पहनती थी, 1.5 किलो चांदी कमर के नीचे और आधा किलो सोना कमर के ऊपर, क्योंकि सोना कमर के नीचे नहीं पहना जाता और चांदी कमर के ऊपर नहीं पहनी जाती। तो भारत में इतना सोना था, और उसको सुरक्षा के लिए भारत में एक सिस्टम था, उसकी सुरक्षा करने वाले भारत के सैनिक हुआ करते थे, और उनको ज्ञान देने वाले विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो एक उनके लिए सिस्टम था, और इनकी ट्रेनिंग के लिए अलग लोग हुआ करते थे जिनको वणिक वर्ग कहा जाता था। तो एक वणिक वर्ग था, एक सैनिक वर्ग था, एक ज्ञान वर्ग था। किसके लिए थे ये तीनों? ये तीनों के तीनों उन स्टार्टअप्स के लिए थे जिस पर आज भारत सरकार कहती है कि अपना स्टार्टअप बना। इस देश के साथ एक ये मजाक हुआ है कि जब भारत के लोग स्किल्ड थे तब उनको कहा स्किल छोड़ो, एजुकेशन ना हो, और जब एजुकेटेड हो गए हैं और बेरोजगार हो गए हैं और आत्महत्या कर रहे हैं तब कह रहे हैं कि नहीं, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, स्किल बनो। तो भारत की स्किल मारी गई और अब कह रहे हैं अब स्किल पे आ जाओ। तो भारत सोने की चिड़िया अपनी स्किल के बेस पे बना था, और उन स्किल्ड लोगों को बचाने के लिए सैनिक होते थे, उनको ज्ञान देने के लिए प्रोफेसर्स होते थे, और उनका ट्रेनिंग के लिए एक वणिक वर्ग हुआ करता था। और इसको जॉन मूर और मैक्स मुलर जैसे लोगों ने उन संस्कृत की असली किताबों को बदलकर इंग्लिश में लिखा। और जब अंबेडकर जी से पूछा कि आपने ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया, तो अंबेडकर जी को पढ़ो उनकी जीवनी। अंबेडकर जी ने कहा कि चूंकि मुझे संस्कृत नहीं आती इसलिए मैंने जॉन मूर और मैक्स मुलर की पुस्तकों को पढ़कर ये ज्ञान अर्जित किया है। और उसमें 350 में से जो 200 श्लोक है वो के पूरे अपभ्रंश हैं, गलत गलत बातें जॉन मूर ने 1834 में लिखना शुरू किया। और जो मैकाले का गुरु था रॉबिन्सन, उसने गलत गलत लिखवाना शुरू किया। और मैक्स मुलर आया, उसने जो गलत गलत लिखवाना शुरू किया और प्रतिबंध लगाए, तरह तरह के संविधान बनाए। इस संविधान से पहले किस संविधान से देश चल रहा था? और जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज 1757 में आए, उससे पहले किस संविधान से देश चल रहा था? और 1191 में पृथ्वीराज चौहान की हत्या के बाद किस संविधान से देश चला? और 1191 से पहले किस संविधान से देश चलता था? तो ये जो बार बार इस देश में कौवा कान ले गया, सारे जो कौवे काले होते हैं, इस तरह की जो बातें हुई,
ये बातें अंबेडकर जी तक भी आई है, संविधान सभा तक भी आई और 2025 तक आज तक चल रही है। आज की इस पीढ़ी को उन सच्चाइयों को जानने की जरूरत है कि वास्तव में सच्चाइयां क्या थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वास्तव में, जैसा महरीन ने कहा, केवल वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक फाइनेंस के ज्ञाता हैं। उनकी जो 3 पीएचडी इकोनॉमिक्स में है, 3 डीलिट इकोनॉमिक्स में है, 1 डीलिट इकोनॉमिक्स में है। और वो, ये तो ठीक है कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, लेकिन केवल उनको किन बातों के लिए जाना जाता है? जिस इकोनॉमिक्स के वास्तव में वो शोधार्थी थे, जिस फाइनेंस के वो शोधार्थी थे, उनकी जीवन का वो पक्ष तो भारत के सामने रखा ही नहीं गया। तो आप सबकी ये ड्यूटी है कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के खुद के हाथ से लिखी हुई जो किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ेंगे, उनके जो भाषण हैं उनको पढ़ेंगे। क्योंकि मैं एक प्रश्न पूछूंगा, सब उत्तर दे देंगे। लक्ष्मीबाई जब लड़ी थी अंग्रेजों से तो उनकी पीठ पे कोई था? कौन था? कौन था? जोर से बोलो कोई है? उनका बेटा। बाद में वो कहां गए? इस देश के राष्ट्रपिता है कोई? कौन है? महात्मा गांधी। इनके बेटे का नाम क्या था? तो ज्ञान की स्थिति ये होती है कि जो उनको बताया जाता है बस उतना ही पता हो। दामोदर लड़ाई के बाद कहां गया? राष्ट्रपिता के अपने पुत्र कहां गए? आज भी उनके वंशज है ना। तो जब जितना बताया जाता है उतना दिमाग में आता है, वहां प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जितना बताया गया उतना ही हमारे बच्चों के, हमारे शिक्षार्थियों के दिमाग में आया। इसलिए ये जिसको कहते हैं आइसबर्ग जैसे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो दिखते कम हैं और वास्तव में है ज्यादा। तो उनके जीवन के सारे पहलुओं को समझना, पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज जिन पॉलिटिकल पार्टी ने उनको हराया, वो पहला चुनाव 1952 में लड़े उत्तरी मुंबई से, चुनाव हारे। दूसरा चुनाव लड़े, उसमें हराया गया 54 में मध्यावधि चुनाव। और जिन्होंने हराया वो अंबेडकर जी की तस्वीर अपनी जेब में लिए घूमते।